लाइफ कभी बेहद मुश्किल लगती है और कभी बड़ी खुशगवार हो जाती है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने कभी कोई दुख या तकलीफ न झेली हो। खुशी और गम से भरे इसी सफ़र का नाम ही तो जिंदगी है। हम चाहें भी तो मुश्किलों और तकलीफ़ों से दूर नहीं भाग सकते। लेकिन क्या आपने कभी ये चाहा है कि काश आप अपनी परेशानियों को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते? ये सच है कि इंसान अपने हालात नहीं बदल सकता और ना ही अपने आसपास के लोगों को बदल सकता है। बेशक हम अपने बाहरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं, या यूं कह लें कि बेहतर बना सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, पर हमारे थॉट्स बेहद पावरफुल होते हैं। और यही चीज़ हमें सीखनी होगी कि हमारी ये पावरफुल थॉट्स कैसे हमारे हर एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस समरी से आप सीखोगे कि खुश रहना इंसान का बेसिक नेचर है। असल में खुश रहना इंसान का पैदाइशी हक है, पर बड़े होने पर वो ये बात भूल जाता है। आप ये भी जानोगे कि अमर होने की जो बात आपने सुनी है वो एकदम गलत है। आप ये भी सीखोगे कि आपका मेंटल एटीट्यूड आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये समरी आपकी आत्मा से बात करेगी, इसलिए इसे खुले दिलो दिमाग के साथ सुनिएगा। और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। ट्रू हैप्पीनेस। इंसान की ज़िंदगी का बस एक गोल होना चाहिए, वो है हमेशा खुश रहना। आपके थॉट्स हमेशा जेंटल और प्योर होने चाहिए। आपको अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर डटे रहना चाहिए। यही हमारे लाइफ की सच्ची खुशी है और हमें दुनिया की हर बुराई से बचा सकती है। चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी और बुरी हो जाए, कभी हार मत मानना। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से बेशक सीख लो, पर अपने अंदर कड़वाहट मत आने दो। दुनिया की बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई का गला मत घोटो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी धर्म या भगवान की शरण में जाना पड़े। हर इंसान को सच्ची खुशी पाने का हक है, जो हर कोई अचीव कर सकता है। हालांकि ये एक स्ट्रगल है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खुश रहना आसान होता है। पर इस बुक के ऑथर आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की आदत डालो। जैसे मान लो आपको पता चला कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। हालांकि आपने बहुत मेहनत की थी, फिर भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया। ऐसे में जाहिर है आपको रोना आएगा ही। आपके अंदर एक कड़वाहट से आने लगेगी। आपको खुद पर डाउट होने लगेगा। आप सोचोगे, इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया। तो इस तरह की थिंकिंग आपकी ग्रोथ को रोक देती है। और जब फिर से उसी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा तो आप नर्वस हो जाओगे। आपको डाउट होगा कहीं आप फिर से फेल ना हो जाओ। ये डर आपको एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनने देगा, क्योंकि आप पहले से मान के चलोगे कि इस सब्जेक्ट में तो मुझे फेल ही होना है, तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन वहीं अगर आप खुद के प्रति नर्म नज़रिया रखें तो खुद को वही प्यार और सपोर्ट दो जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। बेशक फेल होना सबको बुरा लगता है, पर फिर से कोशिश करने में क्या बुराई है। ऐसा तो नहीं है कि अब दुनिया ही खत्म हो गई है। तो इसे एक चैलेंज की तरह लो और कमर कसकर पूरी मेहनत से दोबारा कोशिश करो। खुद का एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो। इस तरह की थिंकिंग आपकी आत्मा को खुश रखती है। अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाकर आप खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यही नहीं, अपने साथ आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जब कभी आपको डाउट होता है तो आप क्या करते हो? शायद आप कुछ ऐसा करते होगे जो आपको कंफर्टेबल फील कराए। आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते होगे जिन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली थी। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। शायद आप ऐसे लोगों के पास जाकर बात करना चाहोगे जो आपको हिम्मत और हौसला दें। और फिर एक दिन आप भी उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाओगे जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। याद रहे, लाइफ कभी हमारे खिलाफ नहीं होती, इसलिए बुराई के बजाय अच्छाई का रास्ता चुनें। एक सख्त और दूसरों की फीलिंग्स को अनदेखा करने वाले निर्दयी इंसान ना बने, बल्कि सबसे प्यार और गर्मजोशी के साथ मिले। जब आप दूसरों को प्यार दोगे, तभी आपको बदले में प्यार मिलेगा। आप खुश रहने के लिए ही जन्मे हैं। यही आपकी आत्मा की परमानेंट कंडीशन है। शिकायत करने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत दुखी हैं। इसलिए आपकी पुकार कौन सुनेगा? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने राह चलते आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो, या किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं, एक गहरी सांस लो। किसी के बुरे बर्ताव से अपना दिन खराब मत करो, वरना आप शायद अपना गुस्सा किसी और पर निकाल बैठोगे और वो किसी और पर। तो आपको ये साइकिल तोड़नी है। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको दुनिया भी पॉजिटिव ही नजर आएगी। द इमॉर्टल मैन।
इमॉर्टलिटी यानी अमर होने को लेकर बहुत से लोगों के मन में गलत धारणा है। आपके मन में भी शायद इसके गलत डेफिनेशन होगी। इमॉर्टल होने का मतलब टाइम से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसका मतलब यह है कि आप अमर हो गए यानी आप कभी नहीं मरोगे। तो आखिर इमॉर्टलिटी की सही डेफिनेशन है क्या? एक 8 साल का लड़का था डेनिस, जिसे हर हाल में अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए होती थी। उसके पेरेंट्स उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। शायद इसलिए वो थोड़ा ज़िद्दी हो गया था। एक बार उसके पेरेंट्स ने उससे वादा किया कि वो उसे नई बाइक देंगे। हालांकि उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर उसके मार्क्स अच्छे आए तो ही उसे बाइक मिलेगी। लेकिन डेनिस ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो तब तक रोता रहा जब तक उसे नई बाइक नहीं मिल गई, और वो भी उसी दिन। बड़ा होकर डेनिस एक बेहद सेल्फिश और जिद्दी लड़का बन गया। जो उसे चाहिए होता था वो उसे लेकर छोड़ता था। उसके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं थी। कोई मरे या जिए, उसे बस अपनी जिद पूरी करने से मतलब था। डेनिस उन लोगों में है जो इमॉर्टलिटी का मतलब कभी नहीं समझ सकते। वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि वो अपनी इच्छाओं और ऐशो आराम का गुलाम बन गया है। वो हमेशा दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता रहा और यही चीज़ उसकी पहचान बनती जा रही थी। इमॉर्टलिटी और डेनिस की पर्सनैलिटी का आपस में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, क्योंकि डेनिस जैसा इंसान जो चीज़ों के पीछे भागता है वो कभी इमॉर्टल नहीं हो सकता, क्योंकि एक इमॉर्टल इंसान को चीज़ों से लगाव नहीं होता। उसे पता होता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ बस कुछ पलों के लिए ही होती है, यानी वो आज है तो कल ना भी रहे। इंसान की इच्छाएं और पैशन टेम्पररी चीज़ें हैं, इसलिए उन्हें अपनी लाइफ का गोल क्यों बनाया जाए? इंसान की जिंदगी ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं से मिलकर बनी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों से आगे नहीं बढ़े तो डेनिस जैसे बन जाएंगे, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे और एक सेल्फिश इंसान बनकर रह जाएंगे। जबकि इसकी एकदम उल्टा, एक इमॉर्टल इंसान छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता, बल्कि अपने सामने एक बड़ा मकसद लेकर चलता है। उसे पता होता है कि आखिर में क्या चीज़ मायने रखती है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारे सुख भी नहीं और हमारे दुख भी नहीं। इसलिए वो फ्लो के साथ चलता है, यानी जैसा वक्त हो वो उसी में ढल जाता है। वो हर छोटी बड़ी घटना पर बगैर सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता। वो जो करता है सोच समझ कर करता है, जो डिसाइड करता है वो भी सोच समझ कर। एक इमॉर्टल इंसान जानता है कि जिंदगी 2 पल की है और मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए वो हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करता है। उसे आज से मतलब होता है, वो पास्ट या फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता। इसलिए वो जो भी करता है बेस्ट तरीके में करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वक्त की कीमत जानता है। तो असल में देखा जाए तो एक इमॉर्टल इंसान की यही सही डेफिनेशन है। दी ओवरकमिंग ऑफ सेल्फ। ओवरकमिंग ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है ना? आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका जवाब देने के लिए किसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी या लॉजिक लगाना होगा। लेकिन असल में खुद को ओवरकम करना यानी अपने आप पर कंट्रोल करना एकदम आसान है। सच कहें तो ये इतना ईजी और प्रैक्टिकल है कि कोई बच्चा भी समझ लेगा। खुद के सेल्फिश पार्ट को हराकर आप अपने नेगेटिव साइड या उस बुराई से छुटकारा पाते हो जो आपके अंदर है, यानी वो चीज़ें जो आपको दुख, तकलीफें और परेशानियां देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज़ से हाथ धोना पड़ेगा। आप ये कैसे जान सकते हो कि आप खुद को जीतने में सक्सेसफुल रहे हो? मान लो आप इम्पेशेंट टाइप के इंसान हो, यानी आप में सब्र की कमी है। आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। तो आपकी ये हैबिट या क्वालिटी आपको कुछ एहसास कराती है। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और कलीग्स सब आपको अवॉइड करते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा ना बोल दें, क्योंकि आप एक इम्पेशेंट इंसान हैं और वो ये बात बखूबी जानते हैं। तो आप फैसला लेते हैं कि खुद को बदलेंगे। आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप एंगर मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने की प्रैक्टिस करते हो और आपकी कोशिश रंग लाती है। जेंटलनेस और काइंडनेस यानी नम्रता और दया की प्रैक्टिस करके आप खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। जल्दी गुस्सा आना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कई और भी कमियां होंगी जो हमें दूर करनी है, जैसे कि स्वार्थ, नफरत और लालच। इसके साथ ही हम कई बार ऐशो आराम और घमंड की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। आपका ईगो और डाउट भी आपकी कमियां हैं। ये सारे फैक्टर मिलकर हमारे अंदर अलग अलग तरह की इच्छाएं पैदा करते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नफरत आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती है। मान लो आप अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा उतारते हो, उसकी कमियां गिनाते हो। असल में उसका काम इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन बेवजह उस पर निकाल दी।
किसी दूसरे पर अपनी सारी भड़ास निकालकर हमें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन ये अच्छा लगना परमानेंट नहीं होता है। और क्योंकि आपका एम्प्लॉई आपको कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए ये सरासर गलत होगा कि आप उस पर बेवजह गुस्सा उतारें, सबके सामने उसे डांट फटकार लगाएं। नहीं, यहाँ आपका गुस्सा सरासर गलत होगा। खुद को कंट्रोल में करने के लिए 10 क्वालिटी हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ये क्वालिटी है पेशेंस यानी सब्र, ह्यूमिलिटी यानी नम्रता और प्योरिटी यानी ईमानदारी। बाकी है सेल्फ रेलियंस यानी आत्मनिर्भर होना, फियरलेसनेस यानी निडर होना और सेल्फ सैक्रिफाइस यानी बलिदान करने की एबिलिटी होना। नॉलेज, कंपैशन यानी हमदर्दी और लव यानी प्यार। ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाती है। ये क्वालिटी होने के बाद आप जो भी एक्शन लोगे वो एकदम सही होगा और दुख आपसे कोसों दूर होगा। यही है खुद को कंट्रोल करने या जीतने का रिवॉर्ड। बिलीफ, द बेसिस ऑफ एक्शन। बिलीफ वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? शायद किसी भगवान की तस्वीर या वो चीज़ जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। या शायद आपने बिलीफ वर्ड को हमेशा जीसस या बुद्ध से जोड़कर देखा हो, क्योंकि बिलीव करने की पावर इन दोनों ने ही तो सबसे ज़्यादा सिखाई है। हमारा बिलीफ ही हमें सच की तरफ ले जाता है, क्योंकि बिलीफ के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बिलीफ किसी एक रिलीजन या किसी खास फिलॉसफी से जुड़ा हुआ नहीं है। बिलीफ वो पावर है जो हमें लाइफ में गाइड करती है। ये हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। बिलीफ हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम कौन हैं और क्या सोचते हैं, ये हमारा बिलीफ डिसाइड करता है। जैसे मान लो आप जानवरों की सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो जाहिर है जो कंपनी एनिमल्स पर टेस्ट करती है या उन्हें नुकसान पहुंचाती है, ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना आपके बिलीफ के खिलाफ होगा। किसी भी इंसान के लिए दो बिल्कुल उल्टे बिलीफ्स को मानना नामुमकिन है। हम न्याय की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे सच में फॉलो ना करें। आपने शायद उन लॉयर्स के बारे में सुना होगा जो सच की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा न्याय की मांग करते हैं, अंजाम चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, पर वो पीछे नहीं हटते। चाहे सारी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो, तो भी ये अपने इरादों पर डटे रहेंगे। तो ये है बिलीफ की पावर, जहां इंसान अपने बिलीफ के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। क्या आप प्यार में विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो हर हाल में प्यार को निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से तो हर कोई प्यार करता है। मज़ा तो तब है जब आप अपने दुश्मनों को भी गले लगाओ। जिन्होंने आपका बुरा चाहा है, उनसे भी प्यार करो, क्योंकि अगर आप वाकई में प्यार पर यकीन रखते हो, तो ये यकीन हमेशा आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। शांति में यकीन रखने वाला कभी लड़ाई नहीं करेगा, और अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तो मतलब वो हिंसा में बिलीव करता है। ऐसा इंसान हमेशा जंग को सही ठहराएगा, उसे शांति से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर से याद दिला दें, आप एक साथ दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रहे अपने एक्शन और थॉट्स को अपने बिलीव्स के अनुसार रखना चाहिए। जीसस को इतने लोग क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जीसस सूली पर भी चढ़ गए, लेकिन उन्होंने उन उसूलों या बातों को नहीं छोड़ा जिस पर वो गहराई से विश्वास करते थे। जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तब भी नहीं, यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने जब उन्हें धोखा दिया तब भी नहीं। क्या आप जीसस पर बिलीव करते हो? क्या आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जीसस पर बिलीव करते हो, उनकी कही बातों पर नहीं? अपने थॉट्स और एक्शन पर ध्यान दो, क्या वो एक जैसे हैं? अगर नहीं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आपको कोई बिलीफ रखना तो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब आपका मन करे तब। बिलीव्स हमें बचाते हैं, ये हमें बुराई से दूर रखते हैं और अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। हमारे बिलीव्स हमें भला बनने और दूसरों की भलाई करने के लिए एनकरेज करते हैं। द बिलीफ दैट सेव्स। जैसा कि हमने पहले बताया था, आपके बिलीव्स ही आपकी लाइफ को गाइड करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिलीव्स भी दो तरह के होते हैं, हेड बिलीफ और हार्ट बिलीफ। हेड या इंटेलेक्चुअल बिलीफ हमारे बिलीफ का कम गहराई वाला हिस्सा है। एक तरह से बोलें तो ये ऊपरी ऊपरी होता है। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन फिर भी ये आपका ही एक पार्ट है। जैसे मान लो एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की है पॉली, जो उस स्कूल का एक पार्ट है। वो खुद में पूरा स्कूल नहीं है।
इस स्कूल या ग्रुप ने अपने मेंबर्स के लिए एक मिशन, एक विजन या कहें कि कुछ कोर वैल्यूज सेट किए हैं जो सबको फॉलो करने हैं। हर मीटिंग की शुरुआत में मेंबर्स अपने मिशन के एंथम को दोहराते हैं। जी हाँ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जोड़ कर रखती है। हालांकि ग्रुप के हर मेंबर का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी पर्सनैलिटी है, पर साथ मिलकर सब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के लिए काम करते हैं। जैसे कि ब्रायन एक लापरवाह लड़का है। उसने स्कूल का ग्रुप सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी था, यानी वो खुद स्कूल के विजन या बिलीफ से उतना इंस्पायर्ड नहीं था। इस तरह का बिलीफ किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल ओपिनियन या पसंद होती है। लेकिन हार्ट बिलीफ हेड बिलीफ से एकदम अलग होती है। हार्ट बिलीफ वो है जो आपकी खुद की चॉइस है, यानी कुछ ऐसा जिस पर आप दिल से यकीन करते हैं। ये वो बिलीफ्स हैं जिन्हें आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। पॉली का हार्ट बिलीफ है कि वो जिससे भी मिले प्यार से मिले। वो दया और काइंडनेस में बिलीव करती है। उसे ऐसा करना पसंद है क्योंकि वो जानती है कि जब वो लोगों के साथ प्यार से पेश आएगी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। उसे लगता है ऐसा करके वो अपने चारों ओर पॉजिटिविटी का माहौल बनाती है। उसका हार्ट बिलीफ उसे सबके साथ काइंडनेस दिखाने के लिए कहता है। इस स्टोरी से भी हमें यही चीज़ सीखने मिलती है। एक बार एक अधघायल बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। तभी वहाँ से एक संत गुजरता है। वो बूढ़े की तरफ देखता तो है, पर मदद करने के बजाय अपने रास्ते चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से लेवी कबीले का एक आदमी गुजरता है। वो भी बूढ़े की तरफ देखता है, पर वो भी मदद करने के बजाय अपने रास्ते चला जाता है। क्योंकि संत और उस आदमी के इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स सेम थे। दोनों के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ना ही वो किसी की मदद करने में विश्वास करते थे। तो भला वो क्यों एक घायल बूढ़े की मदद करते? उन्होंने तो वही किया जो उनके बिलीफ्स थे। उन्होंने उस घायल आदमी को अनदेखा कर दिया और अपने रास्ते चल गए। लेकिन एक अच्छा इंसान जो वहां से गुजर रहा था, उसने उस बूढ़े की मदद की। उसके कोई इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स नहीं थे और ना ही उसे ऐसे बिलीफ्स की ज़रूरत थी। उसके हार्ट बिलीफ ने उसे यही सिखाया था कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, इसलिए उसने अपने बिलीफ के अनुसार कदम उठाया। तो हर रोज़ हमें दो बिलीफ्स में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, बिलीफ इन गुड एंड इन ईविल। या तो हम अच्छाई का रास्ता चुने या बुराई का, मर्जी हमारी है। लेकिन हमारा हार्ट बिलीफ हमें यही कहेगा कि अच्छाई पर विश्वास करो। ये आपकी एक्शन और थॉट्स को भी अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। गुड बिलीफ्स के साथ जियो और सबसे प्यार करो। आप भगवान और धर्म की किताबों जैसे बाइबल या गीता वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये आपके इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ट बिलीफ, जो आपके एक्शन में दिखाई देता है, आपके थॉट्स में झलकता है। यानी आपका हार्ट बिलीफ आपकी पूरी पर्सनैलिटी में झलकता है। थॉट एंड एक्शन। बिना सोचे कोई काम पूरा नहीं होता। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, वैसे ही आपके थॉट्स भी एक्शन बनते हैं। लेकिन इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा वो काम आज ही हो जाएगा। दरअसल हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन की नींव तैयार करते हैं और धीरे धीरे कब एक्शन में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये तय है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी के हिसाब से हमारे एक्शन भी होते हैं। इस बात को समझने के लिए हम रिक का एग्जाम्पल लेंगे। रिक एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके पास एक स्टेबल जॉब थी और प्यार करने वाली फैमिली, जहां उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे। अपनी दोस्त और पड़ोसियों के साथ भी रिक के अच्छे रिलेशन थे। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे, यानी उसके पास वो सब कुछ था जो एक आदमी जिंदगी में चाहता है। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसियों को रिक के घर से रोने धोने की आवाज़ें आईं। रिक की वाइफ लॉन में बैठी रो रही थी। बात जब खुली तो पता चला कि रिक को जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसे पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। शर्मिंदगी के मारे रिक उसी वक्त वो शहर छोड़कर कहीं चला गया था, अपनी बीवी बच्चों को अकेला रोता बिलखता छोड़कर। जाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उन सब का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। लोग कब धोखा दे जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रिक ने अचानक यूं ही चोरी नहीं की थी। चोरी का ख्याल उसके दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। क्या पता वो कब से चोरी करने का प्लान बना रहा हो, शायद कई महीनों से या फिर कई सालों से। उसका थॉट प्रोसेस ही गलत डायरेक्शन में जा रहा था। जिस वक्त उसके दिमाग में पैसे चुराने का ख्याल आया, उसी पल से उसके माइंड में एक्शन की प्लानिंग शुरू हो गई होगी। और फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपने थॉट्स को एक्शन में बदल दिया, यानी चोरी कर ली। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचो, क्योंकि हमारे थॉट्स में बड़ी पावर होती है।
एक गलत थॉट बार बार आपके माइंड में आएगा तो कभी न कभी वो एक्शन में भी उतर सकता है। नेगेटिव थॉट हमारे माइंड को बर्बाद कर देते हैं। शुरू में आपको कोई गलत बात बुरी लगती है, पर धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड उस थॉट को एंजॉय करने लगता है और आप बार बार उसी के बारे में सोचने लगते हो। यानी एक गलत ख्याल आपके पूरे कैरेक्टर को बर्बाद कर सकता है। इसे हम अनहेल्दी फूड से कंपेयर कर सकते हैं। मान लो आप लगभग हर हफ्ते ही जंक फूड खाते हो, फिर आप शिकायत करते हो कि आपका पेट खराब हो गया या फेस पर पिंपल आ गए। धीरे धीरे आपकी सेहत बिगड़ने लगती है, आपकी स्किन ड्राई और डल हो जाती है, आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम होने लगती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ये सब आपके जंक फूड खाने का नतीजा है, क्योंकि आप अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो। क्या आपको लगता है ऐसे जंक फूड खाते रहने से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी? जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगता है, ऐसे ही जो हम सोचते हैं वही हमारे एक्शन बन जाते हैं। इसलिए खाने के साथ साथ अपने थॉट्स का भी ध्यान रखिए। आप क्या सोचते हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी है। इसे रोज़ प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप वाकई में अच्छे और साफ दिल के हैं तो कोई बुराई आपकी तरफ नहीं खींच सकती। लेकिन अगर आप अच्छाई का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपकी असलियत खुल ही जाएगी। जो आप सोचते हैं उसके बारे में लिखने की आदत डाल लें। जब भी टाइम मिले अपने विचारों को लिखें, अच्छा बुरा जो भी आप सोचते हैं। जो थॉट्स एकदम प्योर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो उन्हें बोल्ड लेटर्स में लिखें और बीच बीच में पढ़ते रहें। आप देखना, कुछ ही दिनों बाद आपके यही पॉजिटिव थॉट्स एक्शन में बदल जाएंगे। योर मेंटल एटीट्यूड। इससे पहले के चैप्टर में इंसान के थॉट प्रोसेस के इम्पोर्टेंस पर फोकस किया गया था और इसके पीछे एक वाजिब कारण है। असल में हमारा मेंटल एटीट्यूड ही मेन चीज़ है। यही है जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप देता है। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हो, क्योंकि इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है। हालांकि इसका ऑपोजिट साइड डेंजरस है। मान लो आपका मेंटल एटीट्यूड खराब है तो आप खुद पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा लगेगा आप एक लूज़र हो, आप कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये बात हम बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे। आपकी सोच ही आपकी लाइफ डिसाइड करती है। ये आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। जैसे हमने पहले भी कहा है, आपके एक्शन आपके ही थॉट का रिजल्ट है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है तो आपके एक्शंस कैसे होंगे? इसके लिए हम सारा का एग्जाम्पल लेंगे। सारा ने अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल ही देखा था। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने न जाने कितनी छोटी मोटी जॉब की। बड़ी मुश्किल से जब उसने ग्रेजुएशन पूरी की तो उसके बाद उसे जॉब नहीं मिल पाई, और ऊपर से सारा की बीमार माँ, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अकेले सारा के कंधों पर थी। ऐसे मुश्किल हालात किसी को भी तोड़ सकते थे। खुद सारा ये मानती है कि वो जिंदगी से लड़ते लड़ते तंग आ चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने मन की ताकत को नहीं खोया। सारा पूरी हिम्मत के साथ सब कुछ संभालती रही। इतनी परेशानियों के बावजूद उसने कभी भी अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोने दिया और ना ही कभी हार मानी। बेशक वो परेशानियों से जूझ रही थी, पर उसके अंदर कभी कड़वाहट नहीं आई, बल्कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सबसे प्यार के साथ पेश आती थी। खैर, कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और उसके बाद सारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किस्मत से उसे एक रिश्तेदार भी मिल गया जिसने उसके माँ की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। इस तरह आखिरकार सारा की जिंदगी में अच्छा वक्त आया। इसमें सबसे बड़ा हाथ था उसके मेंटल एटीट्यूड का, जिसने उसे बुरे से बुरे वक्त में भी हार नहीं मानने दी। सारा भी थक कर कोई गलत रास्ता चुन सकती थी, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो अक्सर लोग बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, ऊपर से वो एकदम अकेली थी। ऐसे में उसके अंदर का बुरा इंसान सिर उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अच्छाई की राह चुनी और पूरी हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया। जब भी उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आता, सारा खुद को हमेशा यही याद दिलाती कि मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में पहले भी आ चुकी हैं। जब वो पहले उनसे नहीं घबराई तो अब घबराने का सवाल ही नहीं उठता। वो अपने मेंटल एटीट्यूड को याद कर लेती थी, जिसने उसे पहले लड़ने की ताकत दी थी। वो जानती थी कि वो अपने हालात तो नहीं बदल सकती, पर उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार ज़रूर कर सकती है। एक तरह से बोलें तो उसने अपनी प्रॉब्लम हैंडल करने का तरीका ढूंढ लिया था, यानी उसका मेंटल एटीट्यूड। अक्सर हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को एकदम अकेला, बेबस और कमज़ोर फील करते हैं। हम आसानी से हार मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम सारा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने मुसीबतों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया, उसने कभी हार मानकर खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। इसलिए क्यों ना हम भी अपने अंदर सारा जैसा ही मेंटल एटीट्यूड डेवलप करें।